नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है भूगोल के विकास में इमैनुअल कांट का योगदान। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में बता दिया था, उनके योगदान के बारे में बताया था। और भी मैंने आपको यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में बताया था, फिर फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के बारे में बता दिया। बहुत सारे प्रश्न आपके मैंने करा दिए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम लोग इमैनुअल कांट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जर्मनी का भूगोलवेत्ता था, आपको पता होगा। तो हम लोग कुछ जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हेटनर हो गए, रिटर हो गए, या फिर इमैनुअल कांट हो गए, रैटजेल हो गए। इन सब के बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। भूगोल में इमैनुअल कांट का योगदान। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको परिचय देना रहता है किसी भी भूगोलवेत्ता के बारे में। जब आप लिखें, अगर आपको जन्म तिथि, स्थान यानी जन्म स्थान याद है, माता पिता का नाम याद है तो लिख दीजिए। नहीं याद है तो आप उसके योगदान को लिखिए सही से। लेकिन अगर याद है तो ज़रूर लिखिए कि जन्म इनका कहाँ हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। तो कांट का जन्म 22 अप्रैल 1724 को 22 अप्रैल 1724 ईस्वी को पूर्वी प्रसिया यानी पूर्वी जर्मन यानी कि रूस का भाग, ओके, इस समय रूस में है। तो पूर्वी प्रसिया हम कहें रूस के, ये देखिए जर्मनी के थे, तो ये पूर्वी जर्मन पहले रूस का जो रूस का जो भाग था ये पहले जर्मनी के अधिकार में था, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो इनको जर्मन भूगोलवेत्ता आप कह सकते हैं। तो वहाँ के कोनिग्सबर्ग या कहीं कहीं कैलिनग्राद, ये एक ज़िले या नगर आप कह सकते हैं, यहाँ पर हुआ था। नाम थोड़ा अजीब है, तो अगर आपको याद रहे तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। इमैनुअल कांट ने, देखिए यहाँ ने होगा, इमैनुअल कांट ने केवल दर्शन शास्त्र के महान विद्वान नहीं थे, बल्कि उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, विशेष रूप से खगोल विज्ञान, भूविज्ञान और अन्य भूगोल के विकास में भी योगदान दिया। यहाँ थोड़ी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको आपको ध्यान देना। इमैनुअल कांट न केवल दर्शन शास्त्र के महान विद्वान थे, बल्कि उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, विशेष रूप से जैसे खगोल विज्ञान, भूविज्ञान और अन्य भूगोल के विकास में भी बहुत योगदान दिया। लेकिन कांट जो थे मुख्य रूप से किस में रुचि रखते थे? भौतिक भूगोल में, यानी कि ये भौतिक भूगोल में इंटरेस्टेड थे। मतलब जैसे पहाड़ पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर आप कहें जो ग्रह तारे हैं ये कैसे बने, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, रुचि लेते थे। कांट के भौतिक भूगोल में राजनीतिक, वाणिज्यिक, धार्मिक, क्षेत्रीय भूगोल सहित अन्य भौगोलिक भी शामिल थे। कांट और हम्बोल्ट ने अपने भौतिक भूगोल में मनुष्य की जातियों और पृथ्वी पर उनके भौतिक कार्यों को शामिल किया। इस प्रकार कांट ने न केवल मनुष्य को पृथ्वी की सतह में शामिल सुविधाओं में से एक के रूप में शामिल किया, बल्कि मनुष्य को पृथ्वी पर परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख एजेंटों में से एक माना। यानी कि ये जो इमैनुअल कांट थे, इन्होंने कहा पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं जो परिवर्तन लाती हैं, जैसे आपने देखा होगा नदियाँ और पवन, झरने और आप भी जैसे हिमानी, ये सब क्या करती हैं? ये सब परिवर्तन लाती हैं। अब नदियाँ क्या करती हैं? पहाड़ों का अपर्दन करके परिवर्तन करती हैं। नदियाँ क्या करती हैं? और डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, तटीय मैदानों का निर्माण करती हैं। पवन क्या करता है? रेगिस्तान में विभिन्न तरह की आकृतियों का निर्माण, मतलब ये सब परिवर्तन करते हैं। तो इसी के साथ इन्होंने बताया कि जो प्रमुख एजेंट होते हैं उनमें से 5वां एजेंट मनुष्य भी है, क्योंकि ये भी भौतिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा करता है। तो इन्होंने इसको 5वां एजेंट माना। अब कांट द्वारा भूगोल का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है, मतलब कुछ यहाँ पर इन्होंने वर्गीकरण किया है कि भूगोल कितने प्रकार के होते हैं। तो कांट ने भूगोल को निम्नलिखित शाखाओं में विभाजित किया है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे इन्होंने पहले कहा भौतिक भूगोल के बारे में थोड़ा बहुत। भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। भौतिक मतलब ऊपरी स्वरूप और अंदरूनी स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन शास्त्र से भी ये जुड़ा हुआ है। मतलब नदी, तालाब, पर्वत, पठार, मैदान, इन सारी चीज़ों के बारे में वर्णन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है।
अब एक यहाँ है गणितीय भूगोल। इन्होंने दूसरा जो भूगोल बताया उसका क्या नाम था? गणितीय भूगोल। यह पृथ्वी को गोलाभ आकाशीय पिंड मानकर उसके आकार, आकृति और गति का अध्ययन करता है। यानी गणितीय भूगोल में इमैनुअल कांट ने क्या बताया कि किसका अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी को गोलाभीय आकाशीय पिंड मान करके उसके आकार, आकृति और गति का अध्ययन इस भूगोल में किया जाता है। ये बात इमैनुअल कांट ने कही। फिर यहाँ है नैतिक भूगोल। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा है ताकि आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इमैनुअल कांट ने कहा कि नैतिक भूगोल के अंतर्गत मानव समाजों के रीति रिवाजों, परंपराओं, चरित्रों, सभ्यताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल भी इन्होंने एक भूगोल के रूप में इसको बताया कि इसमें भौतिक पर्यावरण और राजनीतिक इकाइयों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो राजनीति होती है उस पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। ओके, इन्होंने बताया। इस बात पर यह जो है इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक इकाइयों की उत्पत्ति और विकास तथा उनकी स्थिरता आदि को भौतिक पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अभी जो फ़ैन चल रहा था तो आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैंने फ़ैन को बंद कर दिया। तो राजनीतिक भूगोल में इन्होंने बताया कि भाई राजनीति और भूगोल एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। फिर यहाँ वाणिज्यिक भूगोल, व्यापार से संबंधित। तो यह मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन है। इसमें यह विचार किया जाता है कि किसी एक देश में किसी वस्तु का उत्पादन कम तथा किसी दूसरे देश में उत्पादन अधिक कैसे होता है। तो श्योर है कि भूगोल का अध्ययन करना पड़ेगा, वहाँ की भूमि, जलवायु, इसका अध्ययन करना पड़ेगा, वनस्पतियों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो ये वाणिज्यिक भूगोल था। तो इतना इन्होंने भूगोल का विभाजन एक प्रकार से किया और उसके बारे में बताया। भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल और फिर राजनीतिक भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल और जो भी इन्होंने बताया। अब यहाँ कुछ इनके महत्वपूर्ण योगदान हैं। हालांकि एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, कांट की वायब राशि परिकल्पना। ये आपको ज़रूर लिखना है। जब इनके योगदान के बारे में लिखें तो ये ज़रूर लिख दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूगोल का, इंटरेस्टिंग भी है। जर्मन दार्शनिक, ये दार्शनिक भी थे, भूगोलवेत्ता भी थे, इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पर आधारित वायब राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि एक तप्त तथा गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले निकले जो बाद में ठंडे होकर सौरमंडल के विभिन्न ग्रह बने। पृथ्वी भी इसी प्रकार निर्मित एक ग्रह है। मतलब अब देखिए इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया गया है, ये जो वायब राशि परिकल्पना है, लेकिन आप भूगोल में पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे विश्व इतिहास में कि भाई इन्होंने बताया कि ग्रह और जो पृथ्वी है हमारी, इसका निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो इन्होंने बताया कि एक तप्त निहारिका थी, मतलब गैस का गोला था ब्रह्मांड में, गतिशील थी, इसको इन्होंने निहारिका नाम दिया। बहुत ही तप्त थी, एकदम जल रही थी और ये बहुत तेज़ी से घूम रही थी। तो अब केंद्रीय बल के कारण क्या हुआ, इससे 9 छल्ले ऐसे निकले, 9 छल्ले निकले। फिर बाद में छल्ले ठंडे होकर ग्रह का रूप धारण कर लिए और ये जो बचा रह गया सूर्य बन गया। मतलब इन्होंने ऐसा बताया था। बाद में इनके इस सिद्धांत का खंडन होता है, आगे कई प्रकार की और थ्योरी आती हैं, तो वो सब डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ इमैनुअल कांट ने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। ये सब इनके योगदान हैं। इमैनुअल कांट ने 1781 में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक प्रकाशित की और इनको आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। कांट ने भौगोलिक यात्राएं नहीं की थी, जिस कारण उन्हें आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कहा जाता है। मतलब इन्होंने कभी भी यात्राएं नहीं की, हमेशा घर पर ही बैठे रहते थे कुर्सी पर, ऐसा माना जाता है। तो इनको आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। कांट की अभिरुचि मुख्यतः भौतिक भूगोल में थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने मानव प्रजातियों, पृथ्वी पर भौतिक क्रियाओं तथा प्राकृतिक अवस्थाओं को समाहित किया था। वे एक सैद्धांतिक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने अनुभाविक तथ्यों को वर्गीकृत करने का उल्लेखनीय प्रयास किया था। कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक देखने को मिल रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। भूगोल और इतिहास के मध्य संबंध इन्होंने क्या बताया इसमें, कांट ने इतिहास और भूगोल की तुलना करते हुए कहा था कि भूगोल सभी समय में रहा है। मतलब इन्होंने कहा भूगोल
ऐसा नहीं कि भूगोल आज है या फिर बहुत जल्दी आया, भूगोल सभी समय में यानी कि शुरुआत से ही रहा है और यह इतिहास का आधार है। मतलब कहा कि जब से इतिहास शुरू हुआ है तभी से भूगोल शुरू हो गया, यानी कि भूगोल का आधार क्या है, सॉरी इतिहास का आधार क्या है, भूगोल। इन्होंने बताया भूगोल इतिहास की घटनाओं के विश्लेषण में सहायता प्रदान करता है और उसके अनुसार इतिहास और भूगोल दोनों संगठित विज्ञान हैं जिनके द्वारा विश्व का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इन दोनों के मध्य व्यापक और पारस्परिक संबंध पाया जाता है, ये इन्होंने बताया था। तो मैंने आपको पढ़ाया इमैनुअल कांट के बारे में, उनके द्वारा जो विभाजन किया गया भूगोल, उन भूगोल के बारे में भी पढ़ा है, और भी एक दो यहाँ पर थ्योरी मैंने आपको बताई। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।